हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, और जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे थे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी परमाणु और अणु। ठीक है, परमाणु और अणुओं में हमने पहले दार्शनिक विचारधाराओं की बात की, जहां पर हमने क्या कहा था कि महर्षि कणाद ने सबसे पहले परमाणु की अवधारणा रखी, या उन्होंने कहा था कि पदार्थ को अगर हम क्या करते जाएं, विभाजित करते जाएं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं जिनसे मिलकर वो बना हुआ है उसमें तोड़ते जाएं, तो अंत में एक कण ऐसा आएगा पदार्थ का कि जिसको हम विभाजित नहीं कर पाएंगे, या जिसको सब डिवाइड करना या डिवाइड करना फर्दर पॉसिबल नहीं है। तो उस पार्टिकल को, उस कण को क्या कहा जाएगा? परमाणु कहा जाएगा। और परमाणु उन्होंने उसे नाम दिया। बाद में कात्यायन आए जिन्होंने बोला कि परमाणु क्या है, फ्री स्टेट में नहीं रहेगा, बल्कि क्या करेगा, वो एनवायरमेंट में किसी न किसी कंपाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, यानी किसी न किसी के साथ जुड़ा हुआ होगा, कोई ना कोई संयोजन के साथ में। ठीक है, बाद में डेमोक्रिटस आए जो ग्रीक एक दार्शनिक थे, जिन्होंने क्या बोला, सेम वही जो परमाणु की अवधारणा कणाद ने, महर्षि कणाद जी ने रखी थी, वही इन्होंने रखी। इन्होंने क्या कहा कि जो पदार्थ का इनडिविजिबल कण है, यानी अविभाज्य कण, ठीक है, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, विभाजित करना यानी बांटना, तोड़ना, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है, और उसको क्या कहा जाएगा? परमाणु यानी एटम कहा जाएगा। और ये कण कैसा होगा? सूक्ष्मतम होगा। सूक्ष्मतम यानी बहुत छोटा होगा, जिसे कि नेकेड आई से, यानी आपकी नग्न आंखों से देखना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाए। ओके, तो इतनी चीजें आपने पढ़ ली थी। उसके बाद आपने कहा कि लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन आप पढ़ेंगे, या लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ेंगे। और इन नियमों को किसने दिया था? एंटोनी ए लेवोजियर ने दिया था, या फिर लेवोशियर भी इनका नाम कहीं पर आप पढ़ेंगे। साथ ही किसने दिया था? प्राउस्ट ने दिया था। और कितने लॉ आए थे उसमें? 2 लॉ आए थे, 2 नियम आए थे। एक आपका था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा आपका आया था स्थिर अनुपात का नियम, या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी से कहा था। ओके, देन द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपने पढ़ा था, ये लेवोइजियर ने या लेवोशियर ने दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, क्या कहा मैंने? अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उस रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक थे, और अभिकारक किसे कहा गया था? जो पार्टिसिपेंट थे उस केमिकल रिएक्शन के, यानी प्रतिभागी थे, जो भाग ले रहे थे उस रासायनिक अभिक्रिया में, या आप कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले जो चीजें आपके पास थी वो अभिकारक। ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो आपको मिलेगा नया, वो क्या होगा? उत्पाद यानी प्रोडक्ट होगा। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कह रहा था कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो उसमें अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान है वो उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। ओके, किसी अभिक्रिया में क्रियाकारकों, ठीक है, यानी जिसको आप अभिकारक कह रहे हैं या रिएक्टेंट्स कह रहे हैं, का कुल द्रव्यमान एवं उत्पादों का कुल द्रव्यमान बराबर रहता है। अर्थात द्रव्यमान में न तो वृद्धि होती है और न ही किसी प्रकार की क्या आएगी? कमी आएगी। और इसी को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी क्या हो रहा है आपका? द्रव्यमान मतलब मास, वजन, भार। ठीक है, केमिस्ट्री में वजन, भार, मास, द्रव्यमान, ये सब एक ही चीज के लिए आएगा। ठीक है, फिजिक्स में भार और द्रव्यमान अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वेट की बात की जा रही है, मास की बात की जा रही है। तो उसका मतलब क्या है कि वजन जो होगा उसका, ठीक है, तो वो क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा, यानी मास का क्या हो रहा है? कंजर्व हो रहा है। Law of conservation of mass states that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. Okay, तो ये आपको समझ में आ गया था। इसके बाद हमने एक सामान्य एग्जांपल लिया था कि जिससे अगर लकड़ी जल रही है, वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रही है, तो जो उन दोनों का द्रव्यमान रहेगा, जलने के बाद जो कालिक, राख और गैसेस आपकी बनी है, उनका जो टोटल मास रहेगा, द्रव्यमान रहेगा, उसके क्या होंगे? बराबर होंगे। ओके, इसके बाद हमने मर्क्यूरिक ऑक्साइड का एग्जांपल लिया था, जहां पर आपने कहा था कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड आपका रिएक्टेंट है, और ये डिसोसिएट हो रहा है किसमें? मर्क्यूरी में और आपके ऑक्सीजन में। ठीक है, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड का वेट था या मास था 100 ग्राम,
और जब ये डिसोशिएट हो रहा है या टूट रहा है किसमें, मरकरी में और ऑक्सीजन में, तो क्या 93 ग्राम्स ऑफ मरकरी आपका बन रहा है और 7 ग्राम क्या बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है। तो टोटल कितना हो गया, 100 ग्राम। ठीक है, तो आपका मास क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, ना तो वृद्धि हो रही है ना ही कमी आ रही है किसी। पहले भी 100 ग्राम था आपका, बाद में भी आपको उत्पाद में भी कितना मिला, 100 ग्राम्स मिला। तो यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम की यह उदाहरण पुष्टि करता है। ओके, इसके बाद आपने बात की स्थिर अनुपात के नियम की, या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन जिसे कहा जाता है, और इसको किसने दिया था, जोसेफ एल प्राउस्ट ने दिया था। ठीक है, 1717 में। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि जो कोई भी कंपाउंड है, यौगिक है, उसमें जितने अवयवी घटक हैं, यानी कोई कंपाउंड जिन जिन चीज एटम से मिलकर बना हुआ है, उन एटम का जो मास है, ठीक है, वो उनका जो अनुपात होगा मास का, द्रव्यमान का, ठीक है, भार का जो अनुपात होगा वो हमेशा निश्चित रहेगा। क्या कहा मैंने, किसी भी कंपाउंड के लिए, किसी भी यौगिक के लिए उसमें उपस्थित जितने क्या होंगे, अवयवी घटक होंगे, यानी कि क्या होंगे, जितने एटम्स उसमें जुड़े हुए हैं, जितने एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं, तत्व, उनका जो भार है उसका अनुपात कैसा होगा, निश्चित हो। ठीक है, यानी अगर हम सिंपल एग्जांपल की बात करें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होके वाटर बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं, तो इसके लिए हमने क्या निकाला था, भार का अनुपात निकाला था, जो कि कितना था, 1:8 था। यानी 1:8 के रेशियो में या अनुपात में हमेशा वाटर क्या होगी, बनेगी, जल बनेगा। ठीक है, इतना हमने पढ़ा था। और साथ ही हमने क्या देखा था कि नियम क्या है आपका, किसी रासायनिक यौगिक में अवयवी तत्वों के भारों का सदैव एक निश्चित अनुपात रहता है। ठीक है, यानी ये वाटर, ये जल आपको किसी भी स्रोत से मिल रहा है, किसी भी सोर्स से मिल रहा है, आपको नदी से मिल रहा है, तालाब से मिल रहा है, या आप किसी केमिकल प्रोसेस में, केमिकल रिएक्शन में वाटर को बना रहे हैं, या आपका नॉर्मल टैप वाटर हो गया, ओशंस में जो है, ग्लेशियर्स पे जो है, स्टीम हो गई, जहां भी आपको वाटर दिख रहा है, उसके लिए जो भार का अनुपात होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो हमेशा 1:8 ही रहेगा। ठीक है, ऐसे ही और कितने ही कंपाउंड है आपके, जैसे अमोनिया हो गई, मीथेन हो गई, और कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गई, जो भी आपके कंपाउंड है केमिस्ट्री में, उनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी एटम्स जुड़ रहे हैं, जितने भी उसके अवयवी घटक हैं, उनके भारों का अनुपात हमेशा निश्चित रहेगा। और अगर भार का अनुपात चेंज होगा, दैट मीन्स कि वहां पर नंबर ऑफ एटम्स चेंज हो जाएंगे, और जब नंबर ऑफ एटम्स चेंज होंगे आपके, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, कंपाउंड पूरा नया बन जाएगा। ठीक है, कैसे, जैसे हमने H2O की बात की, यहीं पर अगर हम H2O की जगह 2 लगा देते हैं, यानी O के भी हम 2 एटम ले लेते हैं, तो 8 की जगह 16 हो जाएगा, डबल हो जाएगा इसका वेट, तो 1:16 हो जाएगा। और अभी क्या हो जाएगा, जो आपका केमिकल फॉर्मूला है उसमें भी चेंज आ जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के भी 2 एटम जुड़ जाएंगे। तो अब आपके पास केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2O2। ठीक है, तो ये तो वाटर का फॉर्मूला नहीं होता है, ये किसका होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का होता है। तो आपका कंपाउंड चेंज हो, ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि जो भी आपका कंपाउंड है उसमें जो अवयवी घटक है, जैसे वाटर की बात की जा रही है, तो वाटर में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इन दोनों के भार की बात कर रहे हैं, भारों का अनुपात हमेशा निश्चित रहेगा, चाहे वो कंपाउंड किसी भी प्रोसेस से बना हो, किसी भी सोर्स से आपने उसको लिया होगा। जब आप वाटर की बात करेंगे तो उसके लिए आपका कांस्टेंट प्रोपोर्शन रहेगा 1:8। ओके, तो इतना आपने पढ़ लिया था। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो वो आप पूछ सकते हैं। तो क्या हमने वाटर का एग्जांपल लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात क्या होता है, 2:16। 2 क्यों माना हमने, क्योंकि H के कितने एटम्स हैं, 2 एटम है। ठीक है, तो एक एटम के लिए ये है आपका फॉर्मूला H2O। तो एक हाइड्रोजन के लिए जो एटॉमिक वेट होता है वो 1 होता है, और कितने एटम है, 2 है। ठीक है, ये हो गया। अनुपात की बात करें, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है आपका, 16 होता है। तो कितना आ गया, 2:16 आ गया। इसको आप क्या करते हैं, रेशियो, अनुपात का मतलब क्या है, डिवाइड करेंगे आप, तो कितना आ जाएगा आपका 1:8, 1:8
8 आ जाएगा, किसके लिए? H2O के लिए। तो यही हम बता रहे हैं, 1:8 आ गया। किसी भी स्रोत से प्राप्त जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात सदैव 1:8 ही रहता है। तो मैंने क्या बताया, नदी से पानी ले लो, तालाब से ले लो, किसी भी स्रोत से ले लो, हमेशा जल में क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या रहेगा, 1:8 ही रहेगा। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर कोई डाउट होगा वो आप पूछ लेंगे। ओके, तो ये हमने क्या पढ़ा, स्थिर अनुपात का नियम पढ़ा, जिसका हमने एक उदाहरण यहाँ पर देखा। नॉर्मल बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है वाटर का, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है CO2, यानी एक कार्बन का एटम है इसमें और कितने, 2 ऑक्सीजन के एटम जुड़े हुए हैं जो आपस में केमिकल कॉम्बिनेशन में हैं। और इसी को कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में भी होता है जब CO आप पढ़ते हैं उसको, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में आपके ऑक्सीजन के 2 एटम हो जाते हैं, कार्बन का एक ही रहता है CO2, ठीक है। P और O के भारों का अनुपात 12:32 होता है। कैसे, कार्बन का जो एटॉमिक वेट होता है या परमाणु भार जिसे आप कहते हैं वो होता है 12, ठीक है। C12 आप कई जगह देखते हैं, तो वो क्या है, एटॉमिक वेट है, एटॉमिक मास है या परमाणु भार है, किसका, कार्बन का। तो वो 12 हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु भार आपने पहले भी देखा है, किसमें देखा है, जब आप वाटर की बात कर रहे थे तो कितना ले रहे थे, 16 ले रहे थे। ओके, 16 है। अब ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2, 16 किसके लिए है, एक एटम के लिए। ओके, जो हम एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट बता रहे हैं वो एक एटम की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 एटम है, तो 16 इंटू कितना हो जाएगा, 2। ओके, तो अभी आपका क्या आ जाएगा रेशियो, 12:32 ये हो जाएगा, ठीक है। इसको आप क्या कर लेंगे, आगे सॉल्व कर लेंगे और कितना आ जाता है आपका, 3:8 आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के घटक क्या क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन है, ठीक है। और इन दोनों का अनुपात क्या होगा, 3:8 होगा। बच्चे सीट पे बैठ जाइए आराम से। GIC पौड़ी और GGIC चोर गलिया। तो 3:8 के अनुपात में, यानी इन दोनों के कार्बन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात क्या होगा, 3:8 होगा। किस केस में, कार्बन डाइऑक्साइड के केस में। ओके, जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे CO, तो यहां पर आपका अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि आपका जो ऑक्सीजन है वो एक ही एटम है ना ऑक्सीजन का, तो ये 16 ही रहेगा, ठीक है। अब कितना हो गया, 3:4 हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। ओके, अभी मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगी, आपको आंसर्स करने हैं, ठीक है। आपको और स्कूल्स के बच्चे भी देख रहे हैं, कुछ कुछ बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, नोट कर रहे हैं, वहीं कई बच्चे बातें कर रहे हैं। तो अभी जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो पता चल जाएगा कौन कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं और कौन नहीं पढ़ रहे। बाकी आप स्क्रीन में दिख रहे हैं सभी को, तो ध्यान से सुनिए और अभी आंसर्स करेंगे, ठीक है। जल्दी से नोट करिए इन दोनों एग्जाम्पल्स को, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। चलिए, तो इतना आपको स्थिर अनुपात के नियम में समझ में आ गया है कि स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है। ओके, तो यहाँ तक बच्चों सबको समझ में आ गया है। आगे देखते हैं, तो दोनों हमारे रासायनिक संयोजन के नियम हो गए हैं, होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट आपका आता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ठीक है। डाल्टन एक साइंटिस्ट आए फिर केमिस्ट्री में, जिन्होंने क्या किया, कुछ बताया परमाणु के बारे में, ठीक है। और क्या बताया, वही सब बताया जो आप पहले पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ चुके हैं, कि कोई तो सूक्ष्मतम कण है पदार्थ का
ठीक है, जिसको जो कि फर्दर डिवीजन में नहीं जा रहा है, जिसको आप विभाजित नहीं कर पा रहे हैं और विभाजित ना करने के कारण आप उसको क्या बोल रहे हैं, अविभाज्य कण बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही डाल्टन ने भी बताया। तो उससे पहले उनके बारे में पढ़ लेते हैं। अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने सन 1808 में 1808 में द्रव्यों की प्रकृति, द्रव्य क्या है आपका, पदार्थ, ठीक है, कहीं कहीं इसको पदार्थ कहा जाएगा, कहीं कहीं इसको द्रव्य भी कहा जाएगा। ठीक है, तो द्रव्य और पदार्थ आपका एक ही है, मैटर यानी जो चीज स्थान घेरेगी जिसमें आयतन होगा। ठीक है, द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया, जिन्हें उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। दार्शनिकता मतलब जिसको खाली हम क्या बोल रहे थे कि एक थ्योरेटिकल बेसिस है, लोगों के सिर्फ सोच के आधार पर बताया कि पदार्थ जो है उसका सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना हुआ है, और उन सूक्ष्मतम कणों को क्या कहा गया, परमाणु कहा गया या एटम कहा गया, जो कि कहते हैं अविभाज्य। ठीक है, तो ये अभी तक क्या चल रही थी, दार्शनिक अवधारणा चल रही थी, कणाद की, कात्यायन की, डेमोक्रिटस की। ओके, तो अभी डाल्टन ने क्या बोला कि हम इसको प्रैक्टिकली भी क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे। ठीक है, ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण जिसे परमाणु नाम दिया था। ठीक है, ग्रीक ने क्या बोला था कि ये एटम है। ओके, उसे डाल्टन ने भी क्या नाम दिया, परमाणु ही नाम दिया। डाल्टन ने भी क्या बोला कि जिसको सब एटम बोल रहे हैं, परमाणु बोल रहे हैं अभी तक, वो क्या है, एटम ही है या परमाणु ही है। ओके, ध्यान से सुनिए बच्चों, डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर भी क्या था, आधारित था। एक तो क्या हुआ, अभी हमने क्या बोला कि जितना हमने पढ़ा है, क्या क्या पढ़ लिया हमने, कणाद की अवधारणा पढ़ ली, कात्यायन की पढ़ ली, डेमोक्रिटस की पढ़ ली, देन हमने क्या पढ़ा, लेवोइजियर और प्राउस्ट के केमिकल कॉम्बिनेशन के नियम भी पढ़ लिए, लॉस पढ़ लिए। ठीक है, तो यही सबका निचोड़ किसमें था, डाल्टन की थ्योरी में था, या फिर डाल्टन का जो मॉडल आया, उसका सिद्धांत आया जो किसका, परमाणु का, उसने उन्हीं सब बातों को उसमें रखा, और जो आपके लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन थे यानी रासायनिक संयोजन के नियम थे, उन पर भी वो सिद्धांत क्या था, आधारित था, या उस बेसिस पर भी उसने परमाणु की अवधारणा रखी। तो इतना सब समझ में आने के बाद हम देखते हैं कि उसकी परमाणु की अवधारणा में क्या क्या चीजें। ठीक है, तो ये आपके डाल्टन साहब हैं। ठीक है, ये आपको केमिस्ट्री जब जब आप पढ़ोगे आपको डाल्टन हर जगह मिलेंगे। जो चीज, जो सिद्धांत आप पढ़ोगे उनके, तो केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको डाल्टन का ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे जाके हो सकता है उनकी थ्योरी में कुछ कमी आ जाए, ठीक है, या कोई और अच्छे से उसको इलेबोरेट कर ले, तो ऐसा चलता जाएगा। साइंस में आप एक क्लास में एक थ्योरी पढ़ते हो, नेक्स्ट क्लास में आप बोलते हो कि वो थ्योरी गलत है, लेकिन आपको पढ़नी सारी थ्योरीज पड़ती है। ओके, सारे मॉडल्स पढ़ने पड़ते हैं। ओके, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, अब परमाणु सिद्धांत क्या था, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थ मैटर, द्रव्य जिसे बोल रहे हैं, ठीक है, क्या होता है, जिस भी चीज में द्रव्यमान होगा, भार होगा, जिसको वेट आप ले सकते हो, वेइंग मशीन में रखेंगे तो कुछ ना कुछ वेट आएगा उसका। ठीक है, एंड जो आयतन घेरती है मतलब स्पेस में जो आपका स्पेस है, पूरा ब्रह्मांड, उसमें कुछ ना कुछ जगह क्या करती है, घेरती है। तो हर वो वस्तु जिसमें क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया, और जो आयतन यानी स्थान घेरेगी, आयतन रखती है, इन दोनों चीजों के होने पर वो चीज क्या हो जाएगी, वो वस्तु क्या हो जाएगी, पदार्थ हो जाएगी। ठीक है, तो उसने क्या कहा डाल्टन ने कि जो पदार्थ है आपका, ठीक है, मैटर है या द्रव्य है, चाहे कोई तत्व हो या क्या होगा, एलिमेंट होगा, ठीक है, यौगिक हो या मिश्रण, वो छोटे छोटे कणों से बना होता है, और जिन्हें क्या नाम दिया जाता है, परमाणु नाम दिया जाता है। ठीक है, उसने क्या बोला कि जो आपका पदार्थ है, पदार्थ क्या हो गया आपका, जो द्रव्यमान है जिसमें अपना और स्थान घेर रहा है, ठीक है, पदार्थ वो हो गया। दूसरा उन्होंने क्या बोला कि कोई भी तत्व हो सकता है। तत्व क्या है आपका, सेम टाइप ऑफ एटम्स, जिसे आप बोल रहे थे कि एक जैसे परमाणुओं से मिलकर जो बना हुआ है, वो आपका क्या है, एलिमेंट है या तत्व है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, या कोई यौगिक है, यौगिक क्या हो गया, डिफरेंट टाइप के एटम्स से जो मिलकर बना हुआ है, या अलग अलग एटम्स एलिमेंट से, या अलग एलिमेंट और कंपाउंड से मिलकर जो बना हुआ है, वो क्या है, यौगिक है।
कोई यौगिक हो सकता है या मिश्रण हो सकता है, मिक्सचर हो सकता है जिसमें अलग अलग चीजें उपस्थित हैं। तो कितनी चीजें हो गई, पदार्थ हो गया, एलिमेंट हो गया आपका, मिश्रण हो गया और यौगिक हो गया। ये सारी चीजें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है और इन छोटे सूक्ष्मतम अविभाज्य कणों को ही उसने क्या नाम दिया, परमाणु यानी एटम नाम दिया। ठीक है, तो परमाणु यानी एटम आपका क्या हो गया, एक तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गया यानी सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतम समझते हैं ना, सबसे छोटा। ओके, और दूसरा क्या बोला, इनडिविजिबल बोला यानी अविभाज्य। अविभाज्य से समझते हैं मतलब जिसको विभाजित नहीं किया जाएगा, यानी अगर कोई पदार्थ है इसको हम सब डिवाइड करते चले जाएं, तोड़, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो टुकड़े कर दिए इसके, ठीक है, आपके पास कोई ब्लॉक था, इसको तोड़ दिया, इसके दो पार्ट हो गए। अब आप बोलेंगे इस वाले ब्लॉक को हम फर्दर डिवाइड करेंगे, इसको हमने दो में फिर से डिवाइड कर दिया, इसको फिर हमने दो में डिवाइड कर दिया, को हमने फिर से डिवाइड कर दिया और हमने माना कि इस वाले ब्लॉक को अब आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे, यानी इसको अलग अलग पार्ट में तोड़ नहीं पाएंगे। तो ये जो ब्लॉक होगा, ठीक है, ये जो इकाई होगी, इसी को क्या कहा जाएगा, एटम कहा जाएगा, जिसको उसने बोला कि ये सूक्ष्मतम है यानी सबसे छोटा पार्टिकल है और क्या है, इनडिविजिबल है, अविभाज्य है। ठीक है, तो अविभाज्यता समझ में आ गई, यानी जिसको डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरा क्या, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा यानी सूक्ष्मतम का। ओके, इतनी चीजें समझ में आ गई। अब समझिए एक और चीज, क्या, जैसे सिंपल आप किसी क्लासरूम में बैठे हो, क्लासरूम की जो वॉल है, दीवार है, वो किससे बनी हुई है, ईंटों से बनी हुई। तो दीवार आपका क्या हो गया, मैटर हो गया यानी पदार्थ हो गया। ठीक है, और वो दीवार के लिए छोटे छोटे कण क्या हो गई, ईंटें हो गई, एक एक ब्लॉक्स हो गए जिससे मिलकर के वो दीवार बनी हुई है। तो दीवार आपका पदार्थ है और वो एक ईंट यानी जो आपका क्या है, ब्लॉक है, वो क्या हो गया, एटम हो गया, परमाणु हो गया, जिन परमाणुओं से मिल करके क्या बनी हुई है, वो दीवार बनी हुई है या वो पदार्थ बना हुआ है। तो यानी ये जो सूक्ष्मतम कण है, इस पदार्थ के लिए ऐसे ही कई सूक्ष्मतम कण होंगे और ये कण जब आपस में मिलेंगे, किसी केमिकल कॉम्बिनेशन में आएंगे, तब क्या बनाएंगे, पदार्थ बनाएंगे। समझ गए। और इन जो ये एटम्स है, इनके बीच में क्या लग रहा होगा, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, जिसके कारण कि किसी भी पदार्थ को क्या मिल रहा है, एक डेफिनिट शेप मिल रही है, या वो जिस भी स्थिति में आपको मिल रहा है वो उन पार्टिकल्स के अट्रैक्शन फोर्स के कारण ही हो रहा है। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं डाल्टन ने और क्या क्या बताया अपने परमाणु सिद्धांत। ओके, तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को हमने आज शुरू किया, जिसमें कि हमने बेसिक चीज पढ़ी कि जितनी दार्शनिकों ने जितनी बातें रखी हुई थी, कही थी, वही डाल्टन ने भी कही, और ये किसके आधार पर थी, केमिकल कॉम्बिनेशन के जो रूल्स थे, यानी रासायनिक संयोजन के जो नियम थे, जो कि क्या था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, उन दोनों के आधार पर डाल्टन ने भी अपना परमाणु सिद्धांत दिया। अभी इसकी कौन कौन सी अवधारणाएं हैं, कौन कौन सी बातें इसमें और आएंगी, वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तब तक आपको यहाँ तक इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है और अच्छे से पढ़ना है। अभी भी किसी के मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो वो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।